मैं बहुत परेशान थी। वहां बैठकर हर आदमी उसे देख सकता था। वह सोफे पर बैठी हुई अपनी टांग पर टांग बार बार हिला रही थी। बस भी करो विधि, लावी ने जज करते हुए कहा था। विधि ने अपना चेहरा उठाकर उसे देखा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। वह सोफे से उठी। अब वो कमरे में चक्कर काटती हुई बेचैनी से कह रही थी, तुम क्यों परेशान हो रही हो? सब ठीक हो जाएगा। कोई भी तुम्हें यहाँ से जबरदस्ती लेकर नहीं जा सकता। राशि भी उसके पास आकर खड़ी हुई। उसके कंधे पर हाथ रखा, उसका हौसला बढ़ाया। इससे पहले कि कोई बात करती, अचानक कमरे के दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। लावी उन दोनों पर एक निगाह डालते हुए दरवाजे तक गई। दरवाजा खोला तो सामने ही वार्डन खड़ी थी। लावी ने सवालिया निगाहों से उसे देखा, जो लावी को एक साइड करती हुई कमरे में दाखिल हो चुकी थी। मिस विधि, आपको लेने के लिए कोई आया है। ये सब थे कि पिघलता हुआ शीशा जो उन तीनों के कानों में एक साथ उतरा। वह तकलीफ और दुख से नामे सिर हिलाती हुई 2 कदम पीछे हुई थी। मुझे कहीं नहीं जाना, उसके होठों ने बिना आवाज किए हिले थे। जल्दी से अपनी सारी पैकिंग कर लो, वह आपका नीचे इंतजार कर रहे हैं। वार्डन उसको कहती हुई कमरे से बाहर जा चुकी थी और उसने एक खाली नजर लावी और विधि पर डाली। आंखों से आंसू बहते हुए गालों तक आकर रुक चुके थे। मुझे कहीं नहीं जाना। वह बहुत डरी हुई थी और सोफे पर सर रखकर सिमट कर बैठ गई। वह दोनों उसके पास आकर खड़ी हुई। मेरे पास एक आइडिया है, तुम मेरे घर चलो। लावी ने यह आइडिया दिया था। विधि का दिल करा कि उसके आइडिया पर थूक दे। तुम ऐसे कहीं नहीं छुप सकती हो, हमें कुछ और ही करना पड़ेगा। उसकी बात पर वे दोनों हैरान हुई। लेकिन क्या कर सकते हैं? विधि ने परेशान होते हुए पूछा, फिलहाल तुम उसके साथ चली जाओ, वहां जाकर उसका जीना हराम कर दो कि वह तुम्हें छोड़ ही दे। लावी ने आइडिया दिया था और विधि ने उस पर बहुत गुस्सा किया था। यहाँ मेरी जिंदगी नर्क बन रही है और तुम मुझे इस तरह के घटिया आइडिया दे रही हो। मुझे कहीं नहीं जाना यार, तुम दोनों कुछ करो। वो बेचैनी से कहती हुई इस बार रो पड़ी थी और उन दोनों को बहुत दुख हुआ। यार, हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही रास्ता है, वह आदमी तुम्हें खुद छोड़ दे तो फिर तुम आजाद हो जाओगी। उन दोनों के पास कोई रास्ता नहीं था। वो बेचैनी से एक दूसरे की तरफ देख रही थी। इससे पहले और ज्यादा कोई बात करती, कमरे के दरवाजे पर एक बार फिर किसी के आने की आहट हुई। जल्दी करिए मिस विधि। और विधि के सारे बदन में डर समा गया। उसने नामे सिर हिलाया था। जल्दी से लावी ने उसके सारे कपड़े पैक किए। मैं तुम्हारे सामान में ये मोबाइल छुपा रही हूँ, अगर कभी जरूरत पड़ी तो हमसे बात कर लेना, फिर हम कुछ करेंगे। लावी ने उसे हौसला दिया था। राशि ने हाँ में सिर हिलाया। फिलहाल यही अच्छा है, तुम चली जाओ। अगर उस आदमी को तुम पर शक हो गया कि तुम क्या सोच रही हो तो बुरा ही हो जाएगा। लावी की बात पर वह एकदम चुप हो गई। उन दोनों ने जल्दी से उसका सारा सामान समेटा, उसका बैग पैक किया। वह जल्दी से अपना दुपट्टा लपेटती हुई दूसरे हाथ में बैग पकड़े उस कमरे से बाहर निकली थी। ये एक हॉस्टल का मंजर था। वह पिछले 3 सालों से यहीं हॉस्टल में रहती आ रही थी, मगर वह 2 महीने के लिए गर्मियों की छुट्टी हो रही थी, इसलिए सारे स्टूडेंट अपने अपने घरों को जा रहे थे। हॉस्टल के वार्डन ने सख्ती से कहा था कि कोई भी लड़की उन 2 महीनों में हॉस्टल नहीं रुक सकती। उन्होंने जबरदस्ती सारे स्टूडेंट के घर में फोन किए थे। एक वही लड़की थी जो यहाँ से नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वार्डन ने फोन किया। उसके घर उस आदमी को बुला चुकी थी जहाँ विधि कभी नहीं जाना चाहती थी। वह एक गहरी सांस लेती हुई कमरे से बाहर निकल आई थी। हाथ में बैग को मजबूती से पकड़ते उसने खुद को बहादुर दिखाने की कोशिश की। वह जब तक रिसेप्शन में आई तब तक सारा बदन पसीने में नहा गया था। अंदर तक डर कुंडली मारे बैठा था। वह कभी भी वापस नहीं जाना चाहती थी। रिसेप्शन पर सारा खाली था, ना ही वार्डन थी ना ही वो कहीं था। इतने में उसे एक काम करने वाली औरत नजर आई जो यहीं पर काम करती थी। आप जा सकती हैं, उसने खबर दिया तो विधि ने हाँ में सिर हिला दिया। हॉस्टल के बिल्डिंग से बाहर निकल आई। 2 मिनट का रास्ता तय करते हुए पार्किंग तक आई और वहां पर कुछ गाड़ियों में से उसकी गाड़ी ढूंढनी चाहिए, जब अचानक उसे अपने पीछे से आवाज आई, दूसरे नंबर पर ब्लैक ऑडी है। और वह उस आवाज को सुनते ही विधि के अंदर तक कपकपी सवार हो गई थी। उसके अंदर पलटकर देखने की हिम्मत ना हो सकी। उसे लगा अब वो कभी भी हिल नहीं पाएगी। जमीन उसके पैरों में जकड़ रही थी। कुछ भी सोच समझे बगैर पलटी। तब तक वह उसके हाथ से बैग पकड़ चुका था और अब उसे 2 कदम आगे चल रहा था और सामने खड़ी ब्लैक ऑडी तक जा रहा था। विधि ने एक नजर उसके पीठ को देखा। वह उसे पूरे 3 सालों के बाद देख रही थी। आंखों में एक अजीब सा असर उभरा। उसका सिर्फ पीठ ही देख पाई थी। 6 फीट का लंबा चौड़ा आदमी, हैंडसम,
पर्सनैलिटी और बेहद खूबसूरत बॉडी। वह मेरा बैग गाड़ी के डिग्गी में रखता हुआ पलटा। उसका चेहरा बिल्कुल सामने आ गया। उसकी कांच सी चमकीली आंखें, सफेद रंग, चेहरे पर छाई गंभीरता जो उसे और ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। वह 30 साल एक खूबसूरत नौजवान था। उसे देखते हुए विधि अपने बीते हुए कल में खो गई। वह अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसकी माँ एक अमीर घर से संबंध रखती थी, लेकिन बाप एक गांव का गरीब आदमी था। उसके माँ बाप पहली बार कॉलेज में मिले थे। वह दोनों मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए थे। उसकी माँ ने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर उसके बाप से शादी की थी और उसके नतीजे में विधि के नाना ने विधि के माँ को हमेशा के लिए अपना रिश्ता तोड़ लिया था। उन्होंने कह दिया था कि उनका अब इस लड़की से कोई रिश्ता नहीं है। विधि की माँ भी मोहब्बत में अंधी होकर उस छोटे से गांव में जाकर बस गई। सालों बीत गए और उस गांव की वह होकर रह गई थी। भगवान ने उन दोनों को बहुत ही खूबसूरत लक्ष्मी के रूप में एक बेटी दी थी, जिसका नाम उन्होंने विधि रखा था। वह 15 साल की हुई तो उसके बाप का एक हादसे में देहांत हो गया था। उसके दादा दादी ने विधि के माँ को अपने साथ रखने से मना कर दिया था। उन्हें लगता था कि वह शहर की अमीर फैमिली से संबंध रखती है। वे इस तरह की मॉडल लड़की को अब और ज्यादा अपने परिवार के साथ नहीं रखेंगे। उनके बेटे ने अपने पसंद की शादी की थी तो वह चुप रहे, मगर अब उनका बेटा जा चुका है, इसलिए वे और ज्यादा विधि और उसकी माँ के साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे। विधि की माँ बहुत भरोसे के साथ अपने बाप के घर आई थी और हाथ जोड़कर अपने बाप से माफी मांगी थी। बाप कब तक नाराज रहता, इसलिए दिल पिघल गया और उसके बाद वह अपनी बेटी विधि को लेकर अपने बाप के साथ वहां रहने लगी। 4 साल बीत गए थे जब विधि के माँ का हार्ट अटैक से देहांत हो गया और विधि अकेली रह गई थी। मामी को तो वह हर वक्त जहर लगती थी, इसलिए उसके नाना ने एक फैसला किया और उन्होंने विधि के बड़े मामा के दोस्त के बेटे विक्की के साथ उसकी शादी कर दी। लेकिन विधि ये शादी नहीं करना चाहती थी। विक्की के माँ बाप की मृत्यु भी हो चुकी थी और विक्की विधि के नाना के घर पर ही रहता था, मगर उसके नाना का ये कहना था कि ये दोनों बिना शादी किए साथ इस घर में नहीं रह सकते, इसलिए अच्छा रहेगा इन दोनों की शादी कर दी जाए। 1 साल और बीता था जब उसके नाना की तबीयत भी खराब हो गई थी। उनकी मृत्यु हो गई। एक के बाद एक विधि के सारे अपने उसे छोड़कर चले गए। उसकी शादी तो हो गई, लेकिन बड़ी मामी को वह विक्की के पत्नी के रूप में बिल्कुल भी स्वीकार नहीं थी और छोटी मामी उनको तो जैसे कलेजे पर मूंग दलने लगी थी। वह तो अपनी लाडली बेटी मुस्कान की शादी उस आदमी से करवाना चाहती थी जिसकी वह पत्नी बन गई थी। इसलिए अब दोनों मामियों ने मिलकर एक प्लान बनाया और विधि को गलत साबित करने की हर मुमकिन कोशिश की। और फिर एक साजिश था जो उस बंगले में इसके लिए रचाया गया था। उसके बाद सब कुछ बर्बाद हो गया। अब क्या तुम्हें अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा? गुस्से से उसके कान के पास झुकते हुए बोला था। विधि जल्दी से अपने बीते हुए कल से बाहर आई थी और अपने घबराते जिस्म पर काबू पाते हुए वह तेजी से गाड़ी तक गई थी। वह ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। वह फ्रंट सीट का दरवाजा खोलकर गाड़ी में बैठ गई। उसके गाड़ी में बैठने के बाद वह गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। गाड़ी सड़क पर दौड़ चुकी थी। विधि एक घबराती हुई निगाह उस पर डाली। वह 30 साल का खूबसूरत नौजवान था। इस शहर का सबसे बड़ा जाना माना बिजनेसमैन रईस परिवार से था, लेकिन एक हादसे में उसके माँ बाप की भी मृत्यु हो गई थी जब वो बहुत छोटा था। उसके बाद विधि के मामा मामी ने उसे बड़ा किया था और वह उनको ही अपना माँ बाप समझता था। उनका बहुत मान सम्मान भी करता था, लेकिन उसकी अपनी दौलत बेशुमार थी। उस दौलत के लालच में ही विधि की छोटी मामी उससे जल भुनकर हमेशा राख हो जाती थी। विकी पर जैसे हर लड़की की नजर थी और वह बिन मांगे विधि की झोली में आकर गिर पड़ा था। मगर जो कुछ बीते हुए कल में हो चुका था, उसके बाद विधि कभी भी उस आदमी की पत्नी नहीं बनना चाहती थी और उसे हमेशा के लिए छुटकारा चाहती थी। गाड़ी आधे रास्ते तक पहुंच गई। उसे अपने बंगले में जाने में अभी आधा घंटा और लगता, जब बहुत हिम्मत करते विधि ने उससे बात की और बिना उसके तरफ देखे वो बहुत गंभीरता से ड्राइविंग कर रहा था। मुझे कुछ कहना है। कितनी ही देर चुप रहने के बाद विधि की खूबसूरत आवाज ने चुप्पी तोड़ी थी। विकी ने अपने गंभीरता चेहरे के साथ एक नजर विधि को देखा। उसकी काली आंखें, उसकी सफेद दूधिया चेहरा। 21 साल की विधि खूबसूरती की मिसाल थी, मगर विकी के चेहरे के असर बहुत ही गुस्सैली थी। वह कुछ नहीं बोला तो विधि ने दोबारा से अपनी बात कही। मुझे डिवोर्स चाहिए आपसे। वह हिम्मत करते हुए 3 शब्द कह पाई थी और अगले ही पल जैसे विक्की के अंदर किसी ने आग लगा दी थी। गाड़ी एक झटके से रुकी थी। वह फटी फटी निगाहों से विधि को देख रहा था।
क्या कहा? उसने दोबारा पूछा था, जैसे अपने कानों पर उसे खुद विश्वास ना हुआ हो। ये लड़की क्या कह रही है? मैंने कहा मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे आपके साथ नहीं रहना। उसने कुछ हिम्मत करते हुए बहादुरी से ये शब्द कहे थे और विक्की बेहद परेशान और हैरानी से उस लड़की को देख रहा था। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे कहने पर डिवोर्स दे दूंगा? उसने गुस्से से तेज चिल्लाया था। विधि के अंदर कहीं कुछ घायल हुआ था। उसकी आंखों के सामने वह दिन घूम गया जब अपने कमरे में बैठी किसी किताब के बारे में बात कर रही थी और छोटी मामी ने विक्की के दोस्त को उसके कमरे में धोखे से भेजा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं रोहन? उससे हैरानी से पूछा। बस तुमसे कुछ बात करने के लिए आया था। वह इतना कहते हुए उसके कमरे में पड़े सोफे पर बैठ चुका था। उसने उसे घूरते हुए कहा था, मुझे अच्छा नहीं लगता, आप मेरे कमरे से जाइए, प्लीज मेरे कमरे से बाहर जाओ, उसने रिक्वेस्ट करते कहा था। रोहन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। क्या हो गया? बैठ जाओ, बात करते हैं। वह अगले ही पल उसके इतने करीब पहुंच चुका था, उसका हाथ पकड़े उसे वापस सोफे पर बैठा चुका था। विधि अंदर तक कांप गई थी। ये क्या बदतमीजी है रोहन, मेरा हाथ छोड़ो, वह गुस्से से चिल्लाई थी। रिलैक्स, हाथ ही पकड़ा है, क्या हो गया? वह बड़ी आराम से कहता हुआ हाथ पकड़ लिया और विधि का तो उस पर पारा हाई हो गया था। उससे पहले कि वह कुछ और कहती, कमरे का दरवाजा धाड़ से खुला और विक्की कमरे में दाखिल हुआ। अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी अपने दोस्त को एक साथ सोफे पर इतने पास बैठे देखकर उसके तन बदन में आग लग गई थी। रोहन के हाथ में विधि का हाथ था। इससे पहले विधि कुछ और कहती वह आगे बढ़ा था, एक थप्पड़ खींचकर विधि के चेहरे पर दे मारा था। सच कहते हैं, हर लड़की अपनी माँ पर ही जाती है। तुम भी अपनी माँ जैसी हो। अगर किसी और को पसंद करती थी तो फिर मुझसे शादी करने के लिए हाँ क्यों की? वह गुस्से से भड़क उठा था और विधि उसे बड़ी हैरानी से देख रही थी। आखिर एक पल में ये सब कैसे हुआ? अपने गाल पर हाथ रखे विक्की के पीछे खड़ी अपनी मामी को देखा था और विधि के दिल में जैसे कुछ टूट चुका था। आप लोग गलत समझ रहे हैं, ये सब कुछ उसने कुछ कहने की कोशिश की थी। जब रोहन बोल उठा, मैंने कितनी बार कहा है विधि, तुम मेरे दोस्त की पत्नी हो, इस तरह मुझे अकेले में मिलने मत बुलाया करो। रोहन एक झटके से उससे दूर हुआ था। उसके किरदार की बुरी तरह से धज्जियां उड़ा चुका था और विधि के आंखों से आंसू बहते हुए उसके गालों पर फिसल गए। मामी थी आगे बढ़ी, मैं तो पहले ही कहती थी ना, उस लड़की को डिवोर्स दे दो और जान छुड़ाओ। उनके शब्दों में विधि के लिए साफ नफरत दिखाई दे रही थी और विधि अगला सांस नहीं ले पाई थी। आंटी जी, मैं इस लड़की को डिवोर्स नहीं दूंगा, इसकी यही सजा है, ये सारी जिंदगी मेरे नाम के साथ लटकी रहेगी। विक्की नफरत से बोला था और उसकी आंटी के सीने में जैसे किसी ने आग लगा दी हो। लेकिन वह उस लड़की को और ज्यादा इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। विक्की की आंटी गुस्से से चिल्लाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। वह भी कमरे से बाहर निकल गया। वह खाली कमरे को देखती बेचैनी से वहीं रोती रह गई। वह तो जानती भी नहीं थी कोई उसके कमरे में इस तरह दाखिल हो जाएगा। अगले दिन बहुत हिम्मत करते उसने अपने बड़े मामा से बात की थी, उसे हॉस्टल भेज दे, वह पढ़ना चाहती है। और बड़े मामा भी घर के हालातों को देखते हुए मान गए थे। और आज पूरे 3 साल के बाद वार्डन ने उसके बड़े मामा को ही फोन किया था, इसलिए वह अपने अंकल के कहने पर उसे लेने के लिए आया था। पूरे 3 साल बाद वह दोबारा उसके सामने गई थी। मैं जानती हूँ कि मुझे वहाँ कोई पसंद नहीं करता, इसलिए मैं और ज्यादा आप पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए मुझे डिवोर्स दे दो। वह बहुत जल्दी से खुद को बीते हुए कल से बाहर निकाल लाई थी और अपनी आंखों से छलकती आंसू को दूर करते हुए विक्की के आंखों से आग निकलने लगी। अगले ही पल उसने गुस्से से विधि का बाजू दबोचा था। तुमने क्या मुझे पागल और बेवकूफ समझ रखा है ताकि तुम्हें डिवोर्स दे दूं और तुम अपनी मर्जी से किसी और से शादी कर लो? उसके कानों में जहर घोले थे। वे विधि पर बुरी तरह से चिल्लाया था। इस बार विधि भी अपने आंसू पर काबू न कर पाई। आप गलत समझ रहे हैं, मुझे किसी से शादी नहीं करनी, बस मैं आपकी जिंदगी से दूर जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं आप पर जबरदस्ती थोप दी गई हूँ और जबरदस्ती किसी की जिंदगी में शामिल होना ये मेरी परवरिश नहीं। वह तकलीफ से बोली थी, इस शब्द पर जैसे विक्की ने ठहाका लगाया था। तुम्हारी परवरिश तो मैं बहुत अच्छे से देख चुका हूँ। उसके एक एक शब्द में गुस्सा दिखाई दे रहा था जो विधि को अपने जिस्म के आर पार होता हुआ महसूस हुआ। बहुत हिम्मत करते उसने कुछ गुस्से से कहने की कोशिश की, जब मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती तो आप जबरदस्ती मुझे अपने साथ नहीं बांध सकते, और वैसे भी आपने ही तो कहा था
मुझ जैसी गांव की अनपढ़ जाहिल लड़की आपकी पत्नी बनने के लायक नहीं। उसे 4 साल पहले वाली विक्की के शब्द याद आए थे और उसका जवाब सुनते हुए विक्की ने अगले पल गुस्से से उसका मुंह दबोच लिया था। तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए? वह गुस्से से गुर्राया था। विधि डरती हुई हाँ में सिर हिला रही थी। अच्छा, ऐसी बात है। वह विधि का जबड़ा छोड़े अब कुछ सोच रहा था। गाड़ी सड़क पर रुकी हुई थी। अचानक बारिश होने लगी और देखते ही देखते बारिश बहुत तेज बरसने लगी थी। ठीक है, तो मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वह इतनी जल्दी मान गया, वह हैरान थी और उससे ज्यादा हैरान उस शर्त पर हुई थी। उसने डरते हुए पूछा, कैसी शर्त? वह अंदर तक डर से कांप पड़ी थी और अगले ही पल जो शब्द विक्की की जुबान से निकले थे वह विधि को हैरान करके रख दिए थे। वो बेहद अविश्वास और फटी फटी निगाहों से विक्की को देख रही थी। वह गुस्से से अपनी कही बात दोहरा चुका था। एक रात मेरी मनमानियां बर्दाश्त कर लो, तुम्हें इस शादी से हमेशा के लिए छुटकारा दे दूंगा। ये सब थे कि पिघलता हुआ शीशा जो विधि के कानों के अंदर तक उतर गया था। उसकी आंखों में तकलीफ दिखाई दिए। बर्दाश्त की अब हद बढ़ गई थी। उसकी आंखों के सामने वह मंजर चला आया। ये 4 साल पहले का दिन था जब वो किचन में खड़ी नाना के लिए चाय बना रही थी। वह चाय बनाने के बाद जब वह नाना को देने उनके कमरे में आई तो उसने उन दोनों की बातें सुन ली थी। वह दादा अंकल के साथ बहस करते हुए कह रहा था कि उसे ये शादी नहीं करना क्योंकि उसे विधि पसंद नहीं है। आपको क्या हो गया है दादा अंकल? मैं उस गांव की अनपढ़ जाहिल गंवार लड़की से शादी नहीं करूंगा। वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। वह 3rd क्लास लड़की और कहाँ मैं, वो मेरे स्टैंडर्ड की बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो उसे देखना भी पसंद नहीं करूं। और कमरे के बाहर खड़ी विधि को लगा उसके सर से उसके सारे बंगले की छत गिर गई हो। नाना जी ना में सिर हिलाते हुए अब उसे गुस्से से कह रहे थे, अगर वह उससे मोहब्बत करता है तो उसे विधि से शादी करना ही पड़ेगा। और फिर विक्की अपने अंकल के कहने पर उनसे ये शादी की थी क्योंकि पूरे परिवार में सिर्फ वही 2 लोग थे जिसे वह टूट कर मोहब्बत करता था। ये सब याद आते ही किसी ने विधि के आत्मा तक को निचोड़ कर रख दिया था। वह नाम में सिर हिला गई थी। बिल्कुल नहीं, मैं आपको ये हक नहीं दूंगी। जैसे उसकी आंखों का जख्मीपन और ज्यादा बढ़ गया हो और विक्की के चेहरे के असर और ज्यादा गुस्से में हो गए थे। अगर डिवोर्स चाहिए तो मेरी शर्त माननी पड़ेगी। वह गुस्से से एक एक शब्द चबा चबा कर बोला था। विधि को सांस लेने में परेशानी होने लगी। वह बिल्कुल विश्वास नहीं कर पा रही थी। दरवाजे के साथ लगकर बैठ गई। उसकी आंखों में ठुकराए जाने की तकलीफ थी। बिल्कुल नहीं, मैं कभी भी आपको ये हक नहीं दूंगी। वह पहले से ज्यादा ऊंची आवाज में चिल्लाई थी। पहली बार जिंदगी में उसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई थी। वह बदतमीजी नहीं करना चाहती थी, लेकिन यह आदमी उसे मजबूर कर रहा था। उसका मना करना जैसे विक्की के मर्दानगी पर किसी वार की तरह लगा था। वह गुस्से से उसके चेहरे के पास अपना चेहरा ले जाकर चिल्लाया था, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मना करोगी? वह गुस्से से गरजता हुआ चिल्लाया था। विधि कांप कर रह गई थी। आज मैं तुम पर अपनी मोहर लगा दूंगा, मेरे जिस्म की मोहर, जिसके बाद तुम्हारी सांसों पर भी मेरा नाम होगा। विक्की अपना गाड़ी लॉक कर चुका था और विधि का सारा जिस्म ठंडा पड़ गया था। वह फटी फटी निगाहों से उस जालिम आदमी को देख रही थी जिसने कभी उस पर भरोसा नहीं किया था। वह जिस दिन से विक्की के जिंदगी में आई थी उस दिन से विधि उसे एक आंख नहीं भाती थी, क्योंकि वह सारी जिंदगी गांव में रहती आई थी और वह शहर में रहता था। पढ़ा लिखा नौजवान था। उसे लगता था कभी भी विधि उसके साथ नहीं जचेगी। वह उसका चेहरा दबोच चुका था और विधि के जिस्म में जैसे किसी ने सुई चुभो दी हो। बहुत हिम्मत करते हुए उसने कुछ कहने की कोशिश की थी। क्या सिर्फ मर्द की मर्दानगी यही होती है कि वह औरत पर अपनी मर्दानगी दिखाए? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि सामने वाले के पास भी एक दिल है जो आपकी हर एक हरकत पर टूट जाता है? तकलीफ से तड़पती हुई बोली थी। विक्की बिल्कुल सुन रह गया था। मेरा जिस्म चाहिए ना तो ले लो, उसके बाद भी शायद आपको तसल्ली नहीं मिलेगी। अगर तब भी तसल्ली ना मिली तो मुझे जान से मार देना, तब तो आपको जरूर तसल्ली मिल जाएगी ना। वह किसी जख्मी शेरनी की तरह उसके बिल्कुल करीब जाकर चिल्लाई थी। आप मर्द हैं, ये सब कर सकते हैं। सिर्फ औरतों के जिस्म को कुचलना ही मर्दानगी है। वह अपने हाथों की मुट्ठियां भींजते हुए इतना कहते हुए रोने लगी थी और विक्की जो कुछ गुस्सा करने का इरादा रख रहा था एकदम से उसके रोने की वजह से नॉर्मल हो गया था। न जाने क्यों उसे उस लड़की की आंखों से निकलने वाली आंसुओं से दुख हुआ था। दोबारा अपनी सीट बेल्ट पहनता हुआ गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। उसके बाद उन दोनों में कोई बात नहीं हुई। पूरे 1 घंटे के बाद गाड़ी विक्की के घर में दाखिल हुई।
विक्की और विधि के मामा मामी सब एक साथ ही रहा करते थे। विक्की का अपना घर भी था, लेकिन वह अपने अंकल के साथ ही रहता था। अंकल ने उसे बचपन से पाला था और उसे बेटे से बढ़कर चाहते थे। उसके दोनों मामा के दो दो बच्चे थे। ये सभी एक साथ रहा करते थे। विक्की उसके बड़े मामा के साथ रहता था और विक्की के पास करोड़ों की संपत्ति थी और वह उन सारे दौलत का इकलौता वारिस था। इसलिए उसकी दोनों मामियां ये चाहती थीं कि मैं अपनी बेटी से उसकी शादी करवा दूं। विधि के नाना विक्की से उसकी शादी कर गए थे, जिसकी वजह से उसकी मामियां भी उससे गुस्सा रहा करती थी। उसकी छोटी मामी ये चाहती थी कि विक्की और उनकी बेटी के बीच आपस में मोहब्बत पैदा हो जाए ताकि वे दोनों की शादी करवा सकें। आखिर ये सारी दौलत विक्की की ही तो थी और इस परिवार का वह इकलौता वारिस था, इसलिए सारा बिजनेस भी उसी के हिस्से में आना था। मुस्कान सिर्फ विक्की की पत्नी बनकर सारे दौलत पर अकेली राज करती। दोनों गाड़ी से बाहर उतर आए थे। वह बेचैनी से वहीं आंगन में खड़ी रही जब तक विक्की अंदर दाखिल नहीं हुआ। उसके पीछे अंदर की तरफ बढ़ी। उसके अंदर जाने के बाद वह अपने मरे मरे कदमों से विक्की के कमरे में दाखिल हुई थी। आंगन में ही उसकी बड़ी मामी किसी बात पर मुस्कुराती हुई नजर आ रही थी। पास ही मुस्कान बैठी कहीं बातों में बिजी थी। दोनों मामा शायद अपने अपने कामों से घर से बाहर थे, इसलिए वो यहाँ पर नहीं थे और विक्की को देखते हुए उन तीनों औरतों के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। मगर जैसे ही उनकी नज़र विक्की के पीछे खड़ी विधि पर गई तो उन तीनों की मुस्कुराहट किसी ने नोच डाली थी। मुस्कान के जिस्म में गुस्से की एक लहर दौड़ गई। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? विक्की, उन्होंने गुस्से से पूछा था। विक्की 2 कदम आगे बढ़ता अपने आंटी से कहने लगा, कॉलेज की छुट्टी है, 2 महीने तक हॉस्टल बंद रहेगा, इसलिए ये यहीं रहेगी। वह गंभीरता से अपने आंटी से बात करते हुए सोफे पर आकर बैठ चुका था और विधि आंगन के दरवाजे के पास ही खड़ी रह गई थी। तुम उसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? कहीं और छोड़ आते, किसी अनाथ आश्रम में, मामी ने उसे नफरत से कहा था। विधि अगली सांस ही नहीं ले पाई थी। विक्की के चेहरे पर वैसे ही असर थे, नहीं छोड़ सकता, वरना आप जानती है ना अपने पति को। विक्की अगर किसी से डरता था तो सिर्फ उसका अंकल था, जिसका वह थोड़ा बहुत लिहाज कर लेता था। उन्होंने गुस्से से कहा था कि उनकी यही प्यारी भांजी शाम तक यहाँ होनी चाहिए, इसलिए मैं उसे लेने के लिए गया था, वरना मुझे कोई शौक नहीं। विक्की इस तरह कहते हुए उठ गया था जैसे उसका यहाँ बैठकर मूड ही खराब हो गया हो। वह उठा और सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। अपने कमरे में जाकर गायब हो गया था। विधि ने बड़ी बेचैनी से उन तीनों को देखा था जो नफरत से चेहरे फेर गई थी। अंदर ही अंदर कहीं न कहीं मुस्कान भी विक्की को पसंद करती थी और वह भी चाहती थी कि उसकी शादी विक्की से हो जाए, लेकिन उसके नाना ने विधि की शादी विक्की से करवाकर जैसे सबके अरमान पर पानी फेर दिए थे। उन तीनों से बात करना चाहती थी, लेकिन उन लोगों ने उसे मुंह लगाना भी अच्छा नहीं समझा। इसलिए विधि अपना टूटा हुआ दिल लिए निचले फ्लोर पर मौजूद अपनी माँ के उस कमरे में चली गई जहाँ वह कॉलेज जाने से पहले रहा करती थी। वह कमरे में दाखिल हुई। आज भी उसके कमरे में उसकी माँ की बेशुमार यादें मौजूद थी। वो वहीं बैठ के किनारे टेक लगाकर बैठ गई। फिर वह सारा दिन वहीं कमरे में बंद रही। कमरे से बाहर निकलने की उसकी हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी। रात के 8 बजे नौकर के जरिए मामा ने खबर भिजवाया। वह कमरे से बाहर निकली। उसके मामा उससे बहुत प्यार करते थे। मामी के मुकाबले उसके मामा बहुत अच्छे इंसान थे। वह अपने मरे मरे भारी कदमों को उठाती हुई कमरे से बाहर निकली। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। वह सुबह से ही कमरे में बंद थी। उसे भी भूख लगी थी, लेकिन उन सब के सामने दोबारा जाकर किसी को भी अपना दिल तोड़ने का मौका नहीं देना चाहती थी, इसलिए कमरे में बंद रही। इधर आओ मेरे पास बेटा। मामा के आवाज देने पर उनके पास गई। उन्होंने उसे अपने साथ लगाए, उसके माथे पर प्यार से अपने हाथ रखते हुए तसल्ली महसूस की। तुम सुबह से कमरे में बंद थी। उन्होंने उसे सवालिया निगाहों से देखा। इससे पहले विधि कुछ और कहती, मामी बोल उठी, हाँ भाई, अब ये तो बड़ी हस्ती है, हमारे साथ बैठकर खाना खाने से तो रही। मामी अपने शब्दों से जहर उगल रही थी। विधि ने बड़ी मुश्किल से उनकी बात को इग्नोर किया। ऐसे ही मामा, मेरे गले में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं खाना नहीं खा पाई। ऐसे लगा कुछ अटक गया हो। वह अपनी बात भी पूरी ना कर पाई थी। विक्की ने एक गंभीर नज़र उस पर डाली और दोबारा अपने खाने की तरफ ध्यान दिया। बेटा, खाना तो खा लेती। मुझे नौकर ने बताया तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। इस बात पर उन सब का सांस अटक गया था। मामी के गले में ही पानी अटक गया। वे खांस खांस कर बेहाल होने लगी। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था। विधि के बारे में नौकरानी से पूछ चुके थे। बस ऐसे ही मुझे भूख नहीं थी। उसने बहुत मुश्किल से अपनी आंखों की नमी को काबू करने की कोशिश की थी।
आंखों के सामने एक पल के लिए अपने बाप का चेहरा घूम गया था। उसके बाप ने कभी भी उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी। अगर उनसे नाराज होकर खाना छोड़ देती तो वह उसे अपने हाथों से खाना खिलाते थे और इस घर में रहते हुए वह बहुत बार सारा दिन भूखी रहती। हर बार मामा ही उसे कमरे से बाहर निकालते थे। रात को ही मामा के साथ बैठकर खाना खा पाती थी, वरना सारा दिन वह मामी के ताने सुनती रहती। मामी हर बात पर कहने लगी थी कि वह फ्री बैठे उनके किचन पर कब्जा किए फ्री के निवाले तोड़ती रहती है। उसके दिल में अंदर कहीं तकलीफ हुई थी। उसने बहुत जल्दी अपनी आंखें रगड़ ली और मामा के साथ ही कुर्सी खींचकर बैठ गई, मगर उसकी आंखों की नमी को पहली बार विकी अपनी आंखों से दूर ना रख सका। लेकिन उसे बहुत तकलीफ हुई थी। आखिर उसे तकलीफ क्यों हो रही थी? वह भी खाना छोड़ता हुआ उठा और कमरे में जाकर गायब हो गया। मामी ने बहुत नफरत से विधि को देखा था। लो जी, इस लड़की की मनहूसियत छा गई। विकी खाना छोड़कर चला गया। वह गुस्से से विधि को घूर रही थी। विधि भी अंदर अंदर बहुत जल रही थी। वह यहाँ बैठ नहीं पाएगी। वह चुप से उठ गई थी। अरे बेटा, कहाँ जा रही हो? मामा ने परेशान होते हुए पूछा। कुछ नहीं मामा जी, बस मेरा कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा। वे और ज्यादा वहां रुके बिना ही अपने कमरे में चली गई। सीढ़ियों के ऊपर ग्रिल पर हाथ रखते विकी बेहद बेचैनी से उस मंजर को देख रहा था। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था और अभी बिना कुछ खाए वापस कमरे में चली गई। अंकल ने एक काट खाने वाली नजरें मामी पर डाली थी। बस तुम सभी लोग अपनी बकवास बंद किया करो। वह गुस्से में घूरे तो मुस्कान की मम्मी एकदम चुप हो गई। अब वह नौकरानी को आवाज लगा रही थी, जाओ उसे खाना देकर आओ। नौकरानी हाँ में सिर हिलाती हुई जल्दी से विधि के कमरे की तरफ चली गई। कुछ सोचते हुए विक्की वापस नीचे आया और बाहर आंगन की तरफ गया और आने से पहले एक नौकरानी को कॉफी का एक कप बनाने के लिए कहकर चला गया था। वह बंगले की पिछली तरफ वाले गार्डन में निकल आया। यहाँ से विधि का कमरा साफ नजर आता था। उसके कमरे में मौजूद जो खिड़की थी वह अक्सर रात के टाइम खुली रहती थी, क्योंकि उसने अक्सर नोट किया था विधि कमरे के पर्दे को एक साइड किए रखती थी। जिस हिस्से में वह खड़ा था वह हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था। वह यहाँ से साफ विधि के कमरे में सब कुछ देख सकता था। वह बेड के किनारे पर टिकी हुई थी। सामने ही टेबल पर खाने की ट्रे पड़ी हुई थी और वह एक टक उस खाने को देखती जा रही थी। न जाने क्यों, लेकिन विक्की के अंदर ये जानने की इच्छा पैदा हो रही थी वह खाना क्यों नहीं खा रही। आखिर वह क्यों इस तरह कर रही है? उसका शक उसे यहाँ तक ले आया था। वह वहीं गार्डन में बेचैनी से चक्कर काट रहा था जब उसने देखा वह खाने को देखते देखते हुए रो पड़ी थी। वह दोनों हाथ चेहरे पर रखकर अपनी सिसकियां काबू करने की कोशिश कर रही थी। कमरे में जलते हुए बल्ब से कमरे के अंदर का सारा मंजर दिखाई दे रहा था। इसके आगे की कहानी बहुत ही दिलचस्प रहने वाली है। अपना दिल थाम कर सुनिएगा। दूसरे भाग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके इसके दूसरे भाग को देख सकते हैं। और मेरी वीडियो जहां कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।